बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिलास चार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर देखा जाए पाकिस्तानी सियासी हालात को तो हर रोज़ एक नई तकरीब है और हर रोज़ उस नई तकरीब में अपना पॉलिटिकल नैरेटिव वज़ीर आज़म की जानिब से बयान किया जा रहा है। और आज के दिन उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर अवाम का एतमाद रहा तो अगली हुकूमत जो बनेगी उसमें वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। यानी उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आगे मुतवक्का उम्मीदवार का नाम भी बता दिया है और उन्होंने कहा कि एक कारकुन की हैसियत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर मैं काम करूंगा। दुबई के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं। दुबई के अंदर क्या मीटिंग हुई? आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लेकर तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब ने तो यह कहा था कि वो दुबई से आगे ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जराए कुछ ये बताते हैं कि वो दुबई के अंदर ही क़याम पजीर हैं। कुछ दिन वहां पर रह के वहां पर मुशावरत होगी, मुलाकातें होंगी और उसके बाद वो वतन वापस आएंगे। निगरान सेटअप को लेकर वफाकी हुकूमत की तरफ से एक ये भी बात गर्दिश कर रही है कि कानून के अंदर अमेंडमेंट की जाएगी और निगरान हुकूमत के इख्तियारात में कुछ इजाफा किया जाएगा कि वो मुआशी तौर पे कुछ इकदामात उठा सके। आने वाले दिनों में मुआशी अशारिये जो हैं वो किस हद तक बेहतरी की तरफ गामजन हो सकते हैं, ये जो बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं इनमें किस हद तक हकीकत है, इस पर बात की जाएगी। लेकिन सबसे पहले वज़ीर आज़म ने जो गुफ्तगू है उसका कुछ हिस्सा मुलाहिजा कीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। सफर तरक्की का 2018 तक जब हमारी मईशत रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी, साजिश के तहत नवाज शरीफ को बेगुनाह बेबुनियाद इल्जामात में धकेला गया और उस साजिश में साकिब निसार सासी टोला का सरगना था और उसके साथ बाकी लोगों ने मिलकर नवाज शरीफ को गलत केस में जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी डिस्क्वालीफाई करवाया। इस तरीके से वो तरक्की का सफर खत्म कर दिया गया। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू आपने सुनी। राना साहब, आप कल कह रहे थे कि हुकूमत आवाम को देने के लिए कोई भी इकदाम नहीं कर रही, हुकूमत चाहती है कि आवाम के मुंह से निवाला छीन ले। आज तो वज़ीर आज़म ने इस तकरीब के अंदर राना सनाउल्लाह साहब को ताकीद की है कि जो लोग आए हुए हैं इन्हें तो सिरी पाए खिलाएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बिल्कुल खिलाए भी होंगे जी, बिल्कुल कहा। लेकिन वो लोग कितने थे? वो लोग वो थे जो उनके थे, वो लोग वो थे जो टेंट के अंदर थे, वो लोग 300 400 या 500 थे। इन लोगों को तो हर दौर में सिरी पाए खिलाए जाते हैं, इनको तो जनाब मटन कौरमा खिलाया जाता है, इनको तो दुनिया की हर आसाइश दी जाती है, लेकिन नहीं दी जाती तो 22 करोड़ आवाम को नहीं दी जाती। जिस मुल्क के अंदर ऑपरेशन थिएटर में पेट्रोल ना हो, उस जनरेटर को चलाने के लिए जहां पर 3-3 घंटे बगैर लाइट के बगैर बिजली के ऑपरेशन होते और लोगों की जानें जो है बिल्कुल जाने वाली हो, तो उस मुल्क में ऐसी ही तकरीर होगी। और क्या तकरीर होगी? आज जनाब वजीर आजम साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर फरमाई है। बिल्कुल ये कह देते ना आज कि मेरे शहर लाहौर में ये जो वाकया हुआ है जिस पर मोहसिन नकवी साहब ने मुअत्तल कर दिए, लोगों को डिसमिस कर दिया है, लेकिन ये वाकया हुआ किस तरह? क्या वहां पर कोई वीआईपी पेशेंट होता तो ये वाकया होता? अगर वहां पर कोई सियासतदान उसका इलाज हो रहा होता, उसके बेटे का इलाज हो रहा होता, तो ऐसा वाकया होता? सोचना चाहिए था। ऐसे वाकयात के बाद तो हुकूमतों को इस्तीफे दे देने चाहिए। आप बड़ी अच्छी तकरीर फरमाई है, बड़ा सच्ची तकरीर फरमाई है वजीर आज़म साहब ने। आपने साकिब निसार और दीगर साथी क्यों नहीं नाम लेते? आप क्यों नहीं आप नाम लेते? कौन लेके आया था? इतनी हिम्मत जुरत पैदा करें, उन सब नामों को लें जिन नामों को लेते हुए आपको डर लगता है। आप अल कादर ट्रस्ट में एक नाम ले लेते हैं, एक नाम नहीं लेते। आप हुकूमत की अपने खात्मे में कि मियाँ साहब को बाइट फेंक दिया गया, मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, सरगना साकिब निसार था, 7 दीगर लोग थे, ले नाम क्यों नहीं लेते? आपकी हुकूमत है, करे ट्रायल उन सब लोगों का, लाएं उन सब लोगों को सामने ला के मंजरेआम पे लाएं, उनको अदालतों में लाएं, उनको खींचें, उनसे पूछें कि जनाब ये क्या किया आपने, क्यों चलती हुई माशियत को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। जनाब 2018 तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब आपने 2022 में हुकूमत संभाली या 2021 के एंड में, तो फिर आप बता दें आपने इस अरसे में क्या किया? 400 लोगों के लिए सिरी पाए, ये किया आपने। पेट्रोल महंगा कर दिया आपने, बिजली महंगी कर दी आपने, आटा महंगा कर दिया आपने, अद्वियात महंगी कर दी आपने, एजुकेशन ना होने के बराबर कर दिया आपने, इंडस्ट्री बंद करके रख दी आपने।
क्या बात कर रहे हैं यासर साहब, ये तकरीरें होती रहेंगी, ये तकरीरें ही हैं। मुझे ये इन तकरीरों में जब ये बाद में कहते हैं ना कि मुल्की माशरत बेहतरी के लिए मियाँ साहब आएंगे वज़ीर आज़म, और पहले पाकिस्तान तो ले आए उन्हें, पहले मियाँ साहब को पाकिस्तान तो ले आए। मियाँ साहब पहले पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की सियासत में आए, आकर देखें कि उन गली मोहल्ले चौकों चौराहों कूचों में जो लोग बेचारे आज 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, जिनके बच्चे स्कूलों से उठ के मैकेनिक की शॉप पर बैठकर अब मोटरसाइकिलें ठीक करना, गाड़ियां ठीक करना, इस पे लग गए हैं। वो सफेद पोस्ट जिसने कभी हाथ नहीं हिलाया था अब मांगने पर मजबूर हो गया है। जाकर कभी मियाँ साहब को एक परचून की दुकान पे खड़ा करें, जब इन्हें पता चले कि लोग किलो किलो आटा लेकर जा रहे हैं, अतात तारड़ साहब को बुलाकर वहां पे खड़ा करें, उन्हें बताएं कि देखें ये किलो आटा एक दिन की दिहाड़ी में मिलता है। अब तो किलो आटा जो है ना और चंद दिन बाद डॉलर में मिलेगा, $1 में। ये हालात हो गए हैं। मियाँ साहब तकरीरें अच्छी कर रहे हैं, इफ्तिताह कर रहे हैं, सिरी पाए खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यह सब क्या फायदा? क्या कौम का कोई भला हुआ? क्या इस सारी तकरीर में यह ऐलान हुआ कि जनाब आपकी बिजली सस्ती हो गई? क्या यह ऐलान हुआ कि जनाब आपको टैक्स कम पड़ गया? क्या यह ऐलान हुआ कि गरीब के घर झूला चलेगा? क्या यह ऐलान हुआ कि जनाब अब आपको मेडिसिन सस्ती मिलेगी? क्या यह ऐलान हुआ कि इंडस्ट्री को मैं ये मरा दे रहा हूं, अब इंडस्ट्री चलेगी, मजदूर इसमें काम करेंगे, रोजगार बढ़ेगा? कोई ऐसा ऐलान हुआ है वहां पे? अच्छा राणा साहब, एक खबर गर्दिश कर रही है, साबिक चेयरमैन सेनेट थिएटर देख रहा हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब की जानिब से एक ख़त लिखा गया है वज़ीर आज़म को कि प्रोटोकॉल के अंदर कमी वाक़ई की जाए। वो वज़ीर आज़म हों, सूबाई वज़रा हों, वफाकी वज़रा हों, वज़राए आला हों, चीफ जस्टिस हों, जस्टिस साहिबान हों, स्टैब्लिशमेंट हो, तो 50% तक कमी वाक़ई करें। क्या आप इसे एक पॉलिटिकल स्टंट समझ रहे हैं? ये तो वैसे ही है कि जाते जाते ना कोई ऐसी बात कह जो कि लोग कहें यार बल्ले बल्ले बड़ी अच्छी बात की है, और दिन आपके पास रह गए हैं 14, और अब आप कह रहे हैं प्रोटोकॉल में कमी की जाए। किस प्रोटोकॉल में कमी की जाए? इसमें तो इजाफा हो रहा है, प्रोटोकॉल में तो इजाफा हो रहा है। आपको जो आपके शख्स जिसे पंजाबी में कहने जरा वेला सी उन काम से ला दियो, काम पता क्या लगा? उसे लगा दिया भाई इससे मशीर बना दो, इसको मुआवने हसूसी बना दो, इसको फलां कर दो, इसको फलां कर दो। ये तो काम हो रहा है। यासर साहब कहां पे आप किसकी बात कर रहे हैं? ये इलेक्शन स्टैंड है, ये इलेक्शन सब चल रहा है कि जनाब इलेक्शन खेलें, जनाब मिलकर इलेक्शन करें। आप एक लिख रहे हैं जी प्रोटोकॉल कम कर दें। ये प्रोटोकॉल 1 साल 5 माह पहले क्यों नहीं कम किया गया? ये प्रोटोकॉल उस वक्त कम क्यों किया गया जब मुश्तरका तौर पे तमाम लोगों ने कहा था जनाब हम छोटी गाड़ियां रखेंगे, जनाब हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, हम फलां करेंगे। आप छोटी गाड़ियां, आपने तो अपने से छोटों को भी बड़ी गाड़ियां ले दी। कौन सा प्रोटोकॉल काम? ये सिर्फ एक सियासी राणा साहब, अब तो वो गाड़ियों से बात आगे बढ़ चुकी है। अब तो पंजाब हुकूमत के लिए 2 नए हेलीकॉप्टर भी आ रहे हैं। 4 आ जाए यार, 6 आ जाए। इलेक्शन कैंपेन नहीं करनी उन्होंने इलेक्शन कैंपेन करनी है। ये सारा कुछ करना है। पैसा सरकार का, इलेक्शन इनका, पैसा हम तेरा मेरा, पैसा अवाम का, मुनाफा इनका, कर्ज हम उतारेंगे, मजे ये लूटेंगे, भूख से हम मरेंगे, पेट इनके भरेंगे, बच्चे हमारे एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, इनके बच्चे पाकिस्तान से बाहर पड़ेंगे। ये होगा। किसकी बात कर रहे हैं आप? इनकी तकरीरों पे हमने सुबह से वह टीवी चैनल देख रहा हूं, एक ही हर टीवी चैनल पे चल रहा है इसहाक डार साहब को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला हो गया। इसहाक डार ने कारनामा क्या सारी अंजाम दिया है मुझे बता देना जरा। आके उन्होंने वादा किया डॉलर सस्ता करूंगा, डॉलर तारीख का महंगा तरीन डॉलर हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। कौन सी एक चीज सस्ती हुई है मुझे बता दें। अच्छा, आप झूठ बोलना। आप क्या समझते हैं टीवी में बैठकर सियासतदानों का नाम कौन सा फाइनल होगा? डार साहब का भी नाम चल रहा है, डॉक्टर हफीज साहब का भी नाम चल रहा है, रजा बाकिर साहब का भी नाम चल रहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब का भी नाम चल रहा है, फवाद हसन फवाद साहब का भी नाम चल रहा है। पीएमएलएन की तरफ से किसकी तैयारी है वैसे? मुझे पता चला यासर रशीद साहब आपका भी नाम चल रहा है। नाम तो इस तरह चल रहे हैं जिस तरह सुबह से लेकर शाम तक यहां पे ऑटो रिक्शा चलता है। और भाई बात यह है इसहाक डार वजीर आजम नहीं आ रहे। अच्छा जी,
यानी वजीर आजम नाम के लिए है जो 3 नाम है ना, नाम है ही नहीं या उस पर कोई माना नहीं। मैं आपका 3 नाम मैं नहीं, पहली बात ये एक इन्होंने जानबूझ के इनका एक स्टाइल है, ये एक नाम को फेंकते हैं, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो भाईजान माफ कर दो, ये इस तरह होता है। नाम है जी आफ्ताब शेर पाओ, अच्छा जी, हफीज शेख, मुशाहिद हुसैन सैयद, ये 3 नाम आप ज़हन में रखिएगा। इन 3 नामों को बड़े गौर किया जा रहा है। इसाक डार साहब के नाम पे मैं आज आपके प्रोग्राम में ये आपको हम ब्रेकिंग दे रहे हैं, इसाक डार साहब के नाम पे इनकार हो चुका है। इसाक डार पर सबसे ज्यादा बाऊजी को इतबार था। बाऊजी ने, आपको पता है, जिस वक्त इसाक डार साहब को भेजा था उस वक्त भी इख्तियारात का जो ज्यादा इख्तियारात थे वो इसाक डार साहब के पास थे। इख्तियारात का जो ज्यादा सब चीजें थी वो इसाक डार साहब के पास थी। तो अब बाऊजी ने इसाक डार को भेजा हुआ है। इसाक डार साहब को उन्होंने कहा तुक्का लगा के देखे इसाक डार साहब का। पीपल्स पार्टी किसी सूरत में नहीं मान रही, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं। पीपल्स पार्टी पागल है, वो कहती है जनाब इसाक डार का मतलब है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके हाथ में इलेक्शन दे दें। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की मेहनत कहां गई, आसफ अली जरदारी की मेहनत कहां गई, बाकी इनके लोगों की मेहनत कहां गई, वो क्यों इनको बनाएंगे, नहीं बन रहे। उसकी बात है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब अगर आते हैं तो फिर वहां से मुखालफत हो गई है, वो उनको फायदा होगा जो सबको लाते हैं। सही। शाहिद हुसैन सैयद किन के हैं आपको नहीं पता? बाकी जो मैं नाम ले रहा हूं, आपको पता है, मुझे भी पता है। बाकी जो नाम ले रहा हूं उनमें भी कई नाम उन्हीं के हैं। तो बस मैं आपको सिर्फ ये एक बात बता दूं, एक बात ज़हन में रखिएगा, इसाक डार साहब वजीर आजम पाकिस्तान, निगरान वजीर आजम पाकिस्तान नहीं यार। अच्छा, एक बात तो ये ज़हन में रखिएगा। सही। एमकेएम की तरफ से मुखालफत शुरू होगी, पीपल्स पार्टी की तरफ से मुखालफत शुरू होगी, और मैं आपको ये भी बता दूं मुखालफत बहुत सी जगहों से शुरू हो चुकी है। और मैंने जो आपको 3 नाम लिए हैं, तीनों नामों में से कोई एक नाम जो है वो किसी वक्त भी आपके सामने आ सकता है। इसाक डार का नाम लाने का उनका मकसद यह है कि इसाक डार आएगा, इसाक डार की डोरियां हमारे हाथ में होंगी और मुस्लिम लीग नून जब चाहेगी वो इलेक्शन करवा लेगी। मैं फिर आपको ये कह रहा हूं कि अभी तक इन्हें यकीन नहीं है कि जो निगरान सेटअप किसी और जगह से आएगा वो निगरान सेटअप शायद इलेक्शन ना करवाए। वो ये डरते हैं, इसलिए अचानक से इसाक डार साहब का नाम ये पुट कर दिया गया। इसाक डार साहब का नाम उस वक्त पुट किया गया जिस वक्त ये शोर मचा के दुबई के अंदर एक सियासी खिचड़ी पक रही है। मैं आपको ये भी चैलेंज से कह रहा हूं, दुबई में होने वाली मीटिंग्स में पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान कोई चीज तय नहीं हुई, बल्कि दूरियां तय हो गई हैं। कोई जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की मीटिंग हो चुकी है, आप चंद दिनों बाद देख लीजिएगा। जी बिल्कुल हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है, 1.25 घंटे की मीटिंग हुई है। ये जितना मर्जी छुपाएं, उस मीटिंग में जो चीजें तय होनी थी वो नहीं हो सकी। मियां साहब खुद उम्मीदवार हैं, मियां साहब ने कहा मैं नहीं तो मेरी बेटी, बस इसके अलावा कोई चीज नहीं होगी। लेकिन कौन, दोनों नहीं होंगे। चलिए मैं आपको यह भी बता दूं, पीपल्स पार्टी चंद दिन बाद आपको कुछ और करती हुई नजर आएगी, आपको नजर आएगा। आप इंतजार तो करें, अभी गेम शुरू हुई है। जब गेम शुरू होती है तो फिर उस गेम का एंड कहां पे होता है वो भी देखना होता है। अभी बहुत से घंटे पड़े हैं, बहुत से दिन पड़े हैं, हुकूमत के दिन थोड़े हैं। निगरान सेटअप के लिए बहुत जल्द इन्हें फैसला करना पड़ेगा। मेरी इत्तला के मुताबिक फैसला किसी जगह हो चुका है, मेरी इत्तला के मुताबिक फैसला जिन्होंने करना है उन्होंने बहुत कुछ कर लिया हुआ है। अब तो सिर्फ और सिर्फ ये जितने लोग बैठे हैं ये सब तमाशा देख रहे हैं। मुझे एक बात है, इसाक डार का नाम मान लें फाइनल हो गया, 1% मैं कह रहा हूं। क्या जमीयत उलमा इस्लाम से मशवरा किया? क्या एमकेएम से मशवरा किया? क्या अख्तर मेंगल से मशवरा किया? क्या असमा यार वली से मशवरा किया? क्या एमल वली खान से मशवरा किया? क्या इसमें अहमद शाह नूरानी के बेटे से मशवरा किया? क्या वहां पर किसी और जो जिनके इत्तेहादी हैं उनमें से किसी एक से मशवरा किया? क्या चौधरी शुजात हुसैन साहब से मशवरा किया? किसी से मशवरा नहीं। अचानक एक नाम लाए और उस नाम को कर दिया जनाब कि इस नाम पे बड़ा गौर। और अब इसाक डार से भी कहा मैं इनकार नहीं करता, अगर मुझे मौका मिला ये तो हम सब कुछ करेंगे, हम बड़े अहम तरीन फैसले करेंगे, हम फलां करेंगे फलां। देखें मैंने उसके अपने हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के जो हैं
कामरान मुर्तजा, मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी अभी तो हमें तो टीवी पे पता चला कि इसहाक डार साहब भी निगरान वजीर आजम है, हमारे साथ तो किसी ने शेयर ही नहीं किया। फैसल करीम कुन्नी साहब भी यही बात कह रहे हैं, बाकी लोग भी यही बात कह रहे हैं। तो फिर मुझे बताएं, मुशावरत से एक चीज का फैसला नहीं हुआ था, इसहाक डार कहां से वजीर आजम आ गए? मैं अपने प्रोग्राम में ये चैलेंज से कह रहा हूं, इसहाक डार साहब वजीर आजम नहीं है। निगरान वजीर आजम इस हुकूमत के अंदर मौजूद कोई भी वजीर निगरान वजीर आजम नहीं है। चले मैं आपको ये बता। अच्छा राना साहब ये बता दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से किसको इंडोर्स किया जा रहा है? और भाई इनकी तरफ से जिसको इंडोर्स किया जा रहा है उसको मानने के लिए तैयार कोई नहीं है। वजीर आला सिंध का नाम चला गया था, फिर आप उनको वजीर आजम पाकिस्तान के लिए कर लें। हाँ मैं आपको ये कह रहा हूं। फिर उसके बाद नाम एक तो ज़हन में रखिएगा, बड़े चांस है कि अगर हफीज शेख नहीं होते, अगर मुशाहिद सैयद नहीं होते, तो निगरान वजीर आजम जो होगा वो KPK से होगा। ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। सियासी ये बाकी सारी चीजें माइनस होगी। सियासी भी हो सकती है, गैर सियासी भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन आप मैं एक बात फिर कह रहा हूं, लेकिन ये जो वावेला मचाया जा रहा है कि अगर कोई शख्सियत होगी तो वो सियासी होगी, तो अगर वो सियासी नहीं होती तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा ये बोल ही नहीं सकते। कौन बोलेगा? चले मुझे बताएं कौन बोलेगा? कोई एक हुकूमती सियासी जमात का मुझे शख्स बता दें जो उन फैसलों के खिलाफ बोलेगा जो फैसले हो जाएंगे। चले मुझे बता दें, किसी एक का नाम तो ले दें मुझे। शहबाज शरीफ साहब बोलेंगे, बिलावल साहब बोलेंगे, जरदारी साहब बोलेंगे, फजल रहमान साहब बोलेंगे, MKM बोलेगी, बाप पार्टी बोलेगी? नहीं बोलेंगे ना भाई। जब इनका टेन्योर खत्म हो गया तो उसके बाद कोई शख्स ये बात सोचे कि अब मैं बाहर निकल के ललकारूंगा, अब मैं बाहर निकल के फलां करूंगा, भाई फिर जेलें तो सबके लिए हैं और डंडे भी सबके लिए हैं, अब फिर बड़ा कुछ होगा। अच्छा राना साहब क्या समझते हैं, दुबई के बाद इस्लामाबाद जो इस वक्त अहम मरकज बना हुआ है, वहाँ पे चहमगोइयाँ क्या चल रही हैं, सरगोशियाँ क्या चल रही हैं? कुछ लोग तो वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात के शिकार हो चुके हैं कि इलेक्शन जो हैं वो अपनी मुद्दत पे होते दिखाई नहीं दे रहे। ये मैंने कल भी कहा था कि ये तो हुकूमत के अंदर अभी तक किसी को यकीन, इसलिए तो ये कहते हैं कि किसी अपने बंदे को हम निगरान वजीर आजम ले आए ताकि वो इलेक्शन करा दे, क्योंकि इनके पास जो इतला पहुंची थी, मेरे पास जो इतला है, दुबई की दोनों मीटिंगों में ये तय हो, ये एक बात जरूर हुई है दोनों मीटिंगों में कि अगर किसी और जगह से वजीर आजम आया तो फिर आप 60 दिन 90 दिन या 190 दिन वाला मामला भूल जाए, फिर मामला लंबा जाएगा। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर हम सियासी शख्स लेकर आते हैं तो हमारी बात अगर किसी जगह नहीं मानी जाती तो इसका मतलब है हमारे साथ भी कुछ होने वाला है। इस वक्त तमाम सियासी जमातें जो हैं, आप गौर करें, तमाम सियासी जमातें इंतहाई परेशान हैं। आप दूसरी तरफ जाएं, जरा गौर करें ना, मियां शहबाज शरीफ साहब रोजाना छुट्टी का दिन भी नहीं देख रहे, वो सिर्फ पंजाब को फोकस करके बैठे हैं। वो KPK जाके इफ्तिताह नहीं कर रहे, वो जाकर बलोचिस्तान नहीं जा रहे, वो सिंध नहीं जा रहे, सब कुछ वो पंजाब के अंदर कर रहे हैं। क्या आज KPK के अंदर सैलाबी रेले ने जो तबाही मचाई है, आज जो दीगर जगहों पे सैलाबी रेले ने तबाही मचाई है, आज जो तूफानी बारिशों ने तबाही मचाई है, आपको इस पर किसी एक वजीर का, किसी वजीर आजम का, वजीर खजाना का, वजीर दाखिला का, वजीर मुवासलात का, किसी एक का बयान नजर आया है? हर कोई बयान दे रहा है तो अपने सिर्फ सियासी बसीरत को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे दिया जा रहा है। बसूरत दीगर तो अवाम का कौन सोच रहा है, अवाम के लिए कौन इकदाम कर रहा है, ज़मीनी हक़ाइक़ तो दिखाई नहीं दे रहे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमत के पास मुआशी प्लान क्या है? हुकूमत चली जाएगी, निगरान हुकूमत आएगी, निगरान हुकूमत डे बाय डे इंतजामात को चला सकती है।
और अगर किसी कानून में तरमीम करने का सोचा जा रहा है, अगर सेक्शन 230 के अंदर तरमीम कर दी जाती है, निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा कर दिया जाता है, तो किस हद तक बेहतरी के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। IMF की जो डिमांड्स हैं उसे हत्तुल इम्कान पूरा करना है, अगर वो पूरा नहीं होती तो दूसरे रिव्यू में जो दूसरी किस्त आनी है उसको भी रोका जा सकता है। तो वो किस तरीके से डिमांड्स पूरी होंगी और आवाम के ऊपर जो बोझ पड़ता जा रहा है, आवाम के अंदर क्या बोझ बर्दाश्त करने की सकत है, इसी बारे में बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी कायमा कमेटी बराए ख़जाना के चेयरमैन कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब अगर देखा जाए मौजूदा मुआशी मंजरनामा जितनी बदहाली हो चुकी है, अफराते ज़र में जितना इजाफा हो चुका है, क्या वाकई निगरान हुकूमत के दौरान हमें कोई परेशानी नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, सच बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के मुआशी मामलात इस वक्त दिगर गु हैं, काफ़ी अरसे से दिगर गु हैं और बेहतरी की कोशिश ज़रूर हुई है, लेकिन इसमें तो वक्त लगता है ये मामलात को इम्प्रूव होते हुए। और आइंदा जो इंटरिम हुकूमत बननी है उनको भी मुश्किलात का सामना है और उनके पास इतनी पावर्स भी नहीं है। लेकिन आज मैं अभी देख रहा हूँ कि मुस्लिम लीग शायद इसहाक डार साहब का नाम इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए वो सजेस्ट कर रही है, तो वो तो एक मुआशी माहिर हैं और जो भी IMF की शर्तें होंगी वो उन्होंने ही खुद तय की है और वो पूरी करेंगे। ज़रूर मुश्किल हो रही है, जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो बिजली की कीमत अभी बढ़ी है, वो आवाम तो उससे बड़ी मुश्किल का इज़हार कर रही है और तकलीफ़ है आवाम को बड़ी। लेकिन क्या किया जाए, हम या तो अपने आप को ठीक करें ना। देखें ना, जिस जगह कुंडे लगे हुए हैं या जो चोरी हो रही है बिजली की, जो पिलफरेज हो रही है, हम सबको मिल के रोकना है ना। बिल्कुल गवर्नमेंट का काम है, प्राइम सबसे पहला काम तो गवर्नमेंट का है, लेकिन आवाम को भी तो साथ देना चाहिए ना। खुद उस पर बोझ पड़ रहा है और उन्हीं के इलाकों में सब चोरी, कई आप खुद देखते हैं कि कोई पिलफरेज हो रही है, इसीलिए रेट बढ़ रहे हैं और आवाम बड़ी मुश्किलात का इसमें सामना कर रही है। शेख साहब, अभी आपने कहा कि इसहाक डार साहब निगरान वज़ीर आज़म के लिए लाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी इनकार कर दिया, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इनकार कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह कह दिया ना हमसे मशावरत की, ना ये नाम सामने आया, ना ही हम इस नाम को सामने ला रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, मुझे एक बात बता दें, आपने कहा कि बेहतरीन मुआशी खबर पोजीशन में है, मुआशियत के मास्टर हैं, नहीं मुआशियत के मास्टर है। मुझे बता दें उस मास्टर साहब ने अब तक मुआशियत की किताब में अवाम को पढ़ाया क्या है, दिया क्या है? नहीं, मैंने ये कहा आपसे कि उन्होंने ही नेगोशिएट किया है IMF से सारा। मैंने ये कहा है कि IMF से जो भी तो उससे पहले जिन्होंने किया था उनको ले होता हुआ है। नहीं, मैं तो किसी के लाने या ना लाने की बात नहीं कर रहा, मैंने तो नाम पढ़ा था। अब आपने तरजीह, मैंने ये देखा था कि वो पीपल पार्टी यार सपोर्ट कर रही है, अभी आप कह रहे हैं पीपल पार्टी ने ना कर दी है, तो बात ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो मुश्तरका तौर पे होना है ना, जो कुछ होना है सबकी रजामंदी से होना है जो इंटर्म। तो वो तो एक बाय द वे मैंने देखा था, अभी खबरों में देख रहा था तो उनका नाम चल रहा था, तो मैंने और उसमें लिखा हुआ था कि पीपल पार्टी ने भी एग्री कर लिया, इसलिए मैंने उनका जिक्र कर दिया। बाकी देखिए मुश्किलात है, मिलजुल के हमने सबने दिखे ना। मैं आपको बताऊं कि मुश्किलात क्यों हुई हैं। बार बार मैं आपको वही जिक्र करता हूँ कि 85,000 करोड़ रुपए दे दिया गया 625 लोगों को, अमीरों को। भाई काश्तकार को नहीं दिया गया, आप लोगों को या हमें नहीं दिया गया, आम जो SME है उनको नहीं दिया गया, चंद सेलेक्टेड लोगों को दिया गया ना। तो इस तरह के मुआशी फैसले करते रहेंगे तो मुश्किलात तो होनी है ना। हमें चाहिए, अच्छा इस वक्त गैस जो है ना, यानी अमीर और गरीब की बात हो रही है ना, कि कहा जाता था ये अमीर का पाकिस्तान है और गरीब का पाकिस्तान मतलब अलग अलग है, यही कहा जाता था PTI की हुकूमत में। अब अमीर जो बड़ी इंडस्ट्री है ना, उसको आप गैस का रेट चेक कर लीजिए किसी, और दूसरी जो SME की इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री जो इंजन ऑफ ग्रोथ होती है, उसका गैस का रेट डबल है उससे। और फिर ये जो इंपोर्ट होता है ना, रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, तो इंडस्ट्री वाला मंगाता है तो उसको 2% इनकम टैक्स पोर्ट पे चार्ज होता है। और अगर कोई कमर्शियल इंपोर्टर छोटी इंडस्ट्री को देने के लिए रॉ मटेरियल मंगा ले तो उसको 4% इनकम टैक्स लगता है। बस इस तरह अगर डिस्क्रिमिनेशन रहेगी तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। कर्जा भी नहीं मिलता है SMEs को, 93% कर्जा बड़ों को मिलता है, सिर्फ 7% कर्जा, 7%।
दरमियाने और छोटी इंडस्ट्री को मिलता है और काश्तकारों को मिलता है। अब आप बताइए, आज कोई काश्तकार लेने जाए, मुझे क्योंकि अपने इलाकों में तजर्बा है ना, तो कोई अपनी फसल के लिए कोई खाद लेने जाए, कोई और ट्रैक्टर के लिए कोई उसको ज़रूरत हो, तो 30% पे भी कोई नहीं देगा उसको। तो क्यों इस तरह कर रहे हैं? और वैसे 2-3% पे हम लुटा रहे हैं 85,000 करोड़। खुद हुकूमत कर्जा ले रही है, उस कर्जे पे आज 22-23% भर रही है खुद हुकूमत, और दूसरी तरफ अमीरों को 625-30 अमीरों, भाई कौन वो अमीर लोग? अच्छा शेख साहब आप अमीरों का तज़किरा कर रहे हैं बार बार, और क्या तो वो जो मामला निकला था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो जिसका तज़किरा आप बार बार करते थे कि गुज़श्ता हुकूमत दे गई पैसे, उस मामले को बंद क्यों कर दिया गया? फिर बंद कर दिया गया जी, उसी में इख्तलाफ हुआ आपस में। देखो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक हम एक यकजहती से मिलजुल के फैसले नहीं करेंगे, उस फैसले में इख्तलाफ हुआ वहाँ। और वो बात वैसे उनकी गलत थी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का, अगर ये बात हो रही थी ना कि इसको नैब में ले जाए और इसको FIA को दे, क्योंकि बड़े बड़े हमारे बिजनेसमैन हैं, उनका इस्लाम वो भी उनका भी रोल है एक्सपोर्ट हमें सुनने को तो कुछ और मिला, हमें सुनने को तो ये मिला कि अगर उनके नाम मंजर आम पे आ जाएंगे तो इलेक्शन के दौरान कैंपेन करने के लिए जो फंड फराहम करते हैं उसमें भी कमी हो सकती है। बिल्कुल सही, तो मेरा ये ख्याल है, क्योंकि वही लोग कैंपेन के लिए वही लोग तमाम पार्टियों को फंड देते हैं ना, तो क्यों इतने चाहिए हो गए? बातें सामने आनी चाहिए। हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा अगर हर चीज़ सामने होगी। इतना बड़ा कर्जा दे दिया गया और उसका अप्रेजल नहीं की गई। इस बार मैंने 1 तारीख को ये अगस्त को मीटिंग रखी है इसकी स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की। मैंने कहा मैं उसके फेवर में नहीं हूं कि FIA के पास जाए या ये इसका नैब के पास जाए, लेकिन मैं ये तो पूछना चाह रहा हूं कि उसका रिजल्ट क्या निकला। जो कुछ कहा गया था, जिसकी वजह से कर्जा दिया गया, कहते एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, इंडस्ट्री और लग जाएगी, तो क्या रिजल्ट निकला ये तो बता दीजिए ना। तो उसका इम्पैक्ट किसी ने स्टडी किया होगा ना। आखिर इतना बड़ा इंडस्ट्री तो लग गई है, असेंबली में नहीं आई, इंडस्ट्री लगी है, असेंबली में नहीं आती। शेख साहब नहीं शेख साहब इंडस्ट्री लगी है पाकिस्तान से बाहर, पैसे गए हैं पाकिस्तान से बाहर। अच्छा शेख साहब एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आर्टिकल 230 इसमें तरमीम का कहा जा रहा है। आर्टिकल 230 में तरमीम का कह के निगरान सेटअप को बा इख्तियार बड़ा और इख्तियार दिए जा रहे हैं, लेकिन यह आर्टिकल 230 की में तरमीम तो 2/3 अक्सरियत के बगैर मुमकिन ही नहीं है, किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। तो 2/3 अक्सरियत तो है नहीं। हाँ, तो जो फैसला होगा आईनी और कानूनी होगा ना। अगर मुमकिन नहीं है तो नहीं होगी। ये चीज़ तो देखें ना, असेंबली में आएगी और डिबेट होगी फुल, उसमें सेनेट में भी जाएगी, सेनेट में अपोजिशन, भरपूर अपोजिशन की नुमाइंदगी है। तो ये चीज़ जो कानूनी और आईनी होगी वही फैसला हो सकता है ना, उसके बगैर कैसे? कोर्ट्स आपकी बिल्कुल, कोर्ट्स में कोई भी जा सकता है, कोर्ट में लेके जा सकता है, और सारी चीज़ों का सब मिल के ही फैसला होता है। इसलिए मैं अभी ये टू अर्ली है ये कहना कि आर्टिकल 230 में क्या तरमीम कर रहे हैं और वो आईनी, वो सारी डिबेट होगी उसमें और चीज़ें सामने आ जाएंगी खुल के। और अगर इसहाक डार साहब नहीं आते तो फिर वो तरमीम भी किस्सा पारीना बन सकती। ये सारी चीज़ें देखिए, ये पार्टियों का मेजॉरिटी के ऊपर ही होती है ना। आपकी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम तो यही है ना कि नंबर्स पे हर दुनिया के हर जगह में ये है, कोई सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है। अगर किसी के पास नंबर्स हैं तो अपने जो वो बेहतर समझते हैं कि उनके लिहाज से ये बेहतर फैसला है, वो अपने फैसले पे अमल करवाते हैं ना। ये तो होता ही है, यही हमारा जमहूरी सिस्टम है, और इसमें तो कोई ऐसी गैर आईनी बात नहीं है। आइन के तरीके से होगा जो कुछ होगा। बहुत अच्छी बात है शेख साहब ये तो बता दें, अब तो 2.25 घंटे की मुसाफत में है मियाँ साहब, तो किस दिन पाकिस्तान आ रहे हैं? देख लीजिए, आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुल के कहा है कि आप मियाँ नवाज शरीफ साहब को हम प्राइम मिनिस्टर बनवाएंगे, और खुल के PMLN की सपोर्ट करें। और PMLN में बहुत सपोर्ट हो रही है। मैं जाता हूँ ना अपने इलाकों में तो देखता हूँ कि लोग बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। हाँ, हालांकि आप दुरुस्त कह रहे हैं, महंगाई हुई है इन 15 महीनों में, हमने अपनी सियासत को दाव पे लगाया है क्योंकि हम चाहते थे कि रियासत का दफा किया जाए, लेकिन उसके बावजूद लोगों के पास यही ऑप्शन है। वो देखते हैं कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है, उन्होंने दूसरों से काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है, बाकी हुकूमतें भी सामने हैं।
लोगों के पास कोई एक बात, यही क्लेम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है। हाँ, तो लोगों के बिल्कुल उनको राइट है क्लेम करने का। देखिए ना, लोगों के पास मैंडेट है ना, ओपन फ्री इलेक्शन होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, नजर आना चाहिए, लोगों को शिकायत नहीं होनी चाहिए। हर एक को जो जेन्युइन जो कोई है लेजिटिमेट, उसको जो जिसका कानूनी जिसके खिलाफ कोई नहीं है मसला, उसको मौका मिलना चाहिए कि वो कंटेस्ट कर सके। हर पार्टी को हिस्सा लेना देना चाहिए जो, तो उसके बाद लोगों को जब ये महसूस होगा कि फेयर इलेक्शन मैंडेट के बाद, तो देखिए ना, हर एक का राइट है ना अपनी अपना क्लेम करना, अपने अपना कहना। और जो लोग जिसको वोट देंगे, चाहे महंगाई जो हुई है ये इंटरिम गवर्नमेंट में, इसमें हुई है, लोगों को परेशानी हुई है, लेकिन लोग फिर भी यही महसूस कर रहे हैं। मैं अपने इलाकों में जाता हूं तो हम तो यही महसूस करते हैं कि कंपैरिजन, लोग तवक्को कर रहे हैं कि आइंदा जो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत आएगी तो पहले उनके भी दौर हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता आसानियाँ पैदा होंगी। ये लोग तभी वोट देंगे ना लोग। अच्छा शेख साहब, किसी पार्टी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, शेख साहब किसी पार्टी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि मियां साहब फलां तारीख को आ रहे हैं? अभी तक मेरे तो नॉलेज में नहीं है कि कोई रिसेंटली पार्टी मीटिंग हुई हो। लिमिटेड मीटिंग होती है अपने मिनिस्टर्स की, वो होती रहती है, और उसमें कोई हुआ हो तो मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन मियां साहब, यही बात है कि मियां साहब जल्दी आएंगे इंशाल्लाह, और इस इलेक्शन में वो लीड करेंगे हमारी पार्टी को, क्योंकि उनकी जरूरत है पार्टी। मियां साहब इलेक्शन से पहले वतन वापस आ जाएंगे, चलें इलेक्शन से पहले अगर वो वतन वापस आ जाते हैं तो ठीक है, अगर वापस नहीं आते तो फिर इलेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग सकता है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जो एयरपोर्ट्स आउटसोर्स किए जा रहे हैं उसके पीछे मंतिक क्या है और उन लोगों का मौक़िफ़ क्या है जो वहाँ पे इस वक्त बैठे हुए हैं, इस बारे में बात की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, हुकूमत ने अपने आखिरी अय्याम में कौमी असम्बली के अंदर एक बात की, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने उठ के, कि हमारे जो बड़े बड़े इदारे हैं उनको आउटसोर्स किया जाएगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बात हुई, फिर उन्होंने कहा कि मुल्क के जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनको आउटसोर्स किया जाएगा, और इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम इसे बेचने जा रहे हैं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वहाँ पे काम करने वाले किसी मुलाजिम को निकाला जाएगा। अब इस मामले के ऊपर सिविल एविएशन अथॉरिटी क्या राय रखती है, दीगर अफराद क्या राय रखते हैं, वहाँ के मुलाजमीन क्या राय रखते हैं, क्योंकि हमने तो यही सुन रखा था कि सफ़ेद हाथी पाले जो हुए हैं इनको अगर आउटसोर्स कर दिया जाए या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर इनको चलाया जाए तो सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है और जो बोझ पड़ता है कौमी खजाने के ऊपर वो कम हो सकता है। इसी बारे मौक़िफ़ लेने के लिए चेयरमैन ट्रेड्स यूनियन सिविल एविएशन अथॉरिटी अयाज भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया। भट्ट साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। अयाज साहब, हुकूमती इक़दाम के ऊपर सिविल एविएशन अब क्या राय रखती है कि क्या ये बेहतरी का फैसला है, और अगर बेहतरी का फैसला नहीं है तो फिर किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर इससे इनकारी हुआ जा सकता है? जी, सबसे पहले तो मैं 92 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जी उन्होंने इस इंतहाई अहम मौके पे इस पे हमारा मौक़िफ़ लेने का जुर्रत का मुजाहरा करते हुए ये इक़दाम उठाया। असल में मैं आपसे गुजारिशात चंद करना चाहता हूं इस मीडिया के तवज्जुह से, ताकि ये पूरी कौम ये बात सुन ले कि पाकिस्तान सिविल एविएशन के बारे में जो कहा जा रहा है कि ये सफेद हाथी है। अगर पाकिस्तान में इस वक्त कोई अदारा, मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं जो बात करूंगा मैं ऑन रिकॉर्ड ऑथेंटिक बात करूंगा और मैं उसको साबित करने की पोजीशन में हूं और मेरे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं। पाकिस्तान का वाहिद प्रॉफिटेबल अदारा इस वक्त पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी है। इस साल इसकी इनकम 148 अरब रुपया इसकी इनकम हुई है। हमने आज तक गवर्नमेंट से एक पैसा भी फंड के मद में नहीं लिया। हम जितने एयरपोर्ट अपने बनाते हैं हम अपने फंड से बनाते हैं, उनकी डेवलपमेंट, उन पे एम्प्लॉयज, सारी उनकी सैलरीज, पेंशन हम अपने फंड से देते हैं। सिविल एविएशन पे इंतजामिया का, हुकूमत का एक पैनी खर्च नहीं होता, उल्टा हम अपने नेट प्रॉफिट में से 31% गवर्नमेंट को टैक्स की मद में अदा करते हैं, जो हमारी सैलरी के टैक्स के अलावा है। अगर ये बात साबित कर दें कि सिविल एविएशन नुकसान में है और हम इसको रिस्ट्रक्चरिंग करके और इसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमायत में हम खड़े होंगे। अगर सिविल एविएशन नुकसान में है तो इंतहाई प्रॉफिटेबल अदारा है, पूरियों के दामों में दिया जा रहा है, अपने चाहने वालों को दिया जा रहा है, फ्रंट मैन अपने इन्होंने आगे खड़े किए हुए हैं। एक साद रफीक साहब ने जो असेंबली में तकरीर फरमाई है
आफरीन है उन पे कि वो 3 अदारों के मिनिस्टर हैं। मैं आपके तवज्जो से ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि 3 अदारों के मिनिस्टर हैं, PIA, रेलवे और सिविल एविएशन अथॉरिटी। दोनों अदारे डूब गए हुए हैं, जिसमें रेलवे और PIA शामिल है। तमाम मुल्क के फंडिंग जो है उसमें डाली जाती है उनको चलाने के लिए। मेरे भाई आप हमारा डाटा तो चेक करें। आया जो मैं कह रहा हूँ कि जी 148 अरब रुपया हम कमा रहे हैं, नफे में है, हमारा तकरीबन 100 अरब रुपए के प्रॉफिट में है हम। तो आप हमें प्राइवेटाइज करने जा रहे हो, आउटसोर्स करने जा रहे हो। आप कहते हो कि जी आपके एम्प्लॉयज को कुछ नहीं होगा। आप आउटसोर्सिंग पे जो कंपनी आएगी, आपके अपने सीनियर अथॉरिटीज के बयान है कि जी आपकी सारी लेबर जो आपका सारा स्टाफ है वो कंपनी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा और कंपनी के पेरोल पे चला जाएगा, जिस तरह PTCL में हुआ। आप उस कंपनी को मैनेजमेंट और प्लस आप इनकम उसको दे रहे हैं, आप उसको लैंड दे रहे हैं। खुदारा ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा। ना सारी उम्र ये डालते रहनी है और ना सारी उम्र। अच्छा भट्ट साहब ये बताएं कि अब 1 अरब 148 अरब रुपया आप कमा के ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अगर अब ये सारा कुछ हो जाता है अगर ये सारा कुछ हो जाता है, ये वाकई कर देते हैं, तो फिर आपका हिकमत अमली क्या होगी? सर इस पे हम हर अखलाकी कानूनी पहलू इस्तेमाल करेंगे। हम आप जैसे जीश और बंदों के आगे ये गड़गड़ा रहे हैं कि इस मुल्क का सासा बचाने में आप लोग हमारा साथ दें। हम हर हद तक जाएंगे। इस पे सो मोटो भी पेंडिंग है और इस पे लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है कि जी आप एयरपोर्ट आउटसोर्स नहीं कर सकते। ये जजमेंट एग्जिस्ट कर रही है और हम दोबारा भी कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाएंगे। हम अपना एहतजाज भी करेंगे, हम मीडिया के आगे भी जाएंगे। हमने फोर्सेस के सरबराहान को भी लेटर लिखा है कि खुदारा हम जॉइंट यूजर हैं। सर ये मुल्क की, ये खाली हमारा सिविल एविएशन का या उसके मुलाजमीन का मसला नहीं है, ये मुल्क की सलामती का मसला है। आप ये तो देखें कि कल को अगर इधर कोई फॉरेन कंपनी आके बैठती है, उसका कोई CEO आके इधर बैठता है, उसके एम्प्लॉइज इधर आके, ऑफिसर जो मैनेजमेंट है उनकी टॉप मैनेजमेंट आके बैठती है, वो डुअल नेशनल है, तो आपके मुल्क की सलामती कहां पे रह जाएगी? ये लाहौर एयरपोर्ट जिसको ये आउटसोर्स करने की बात कर रहे हैं, इसका रनवे पाकिस्तान एयरफोर्स और सिविल एविएशन अथॉरिटी दोनों मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भट्ट साहब अगर देखा जाए, आप सलामती सबसे अहम है। बैनुल अक़वामी अगर तर्ज को देखें तो बड़े ममालिक के अंदर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहां पे कौन सा मॉडल अपनाया जाता है? जी मैं सर ये हमें मिसाल देते हैं मदीना शरीफ एयरपोर्ट की, ये हमें मिसाल देते हैं इस्तांबुल की, ये हमें इंडिया के एयरपोर्ट्स की मिसाल देते हैं। लेकिन खुदारा इनसे ये पूछे कि वो एयरपोर्ट उन कंपनियों ने खुद बनाए हैं जिनको BOT बेस पे वो ऑपरेट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट सिविल एविएशन अपने पैसे से बना चुके हैं। वो उन पे देने में और इनके चलाने में बहुत फर्क है। आप ये तो देखिए, इनसे पूछें, नाकामी की रेशो पूछें आप इनसे कि आउटसोर्स एयरपोर्ट जो नाकाम है उसकी क्या वजह है। उन कंपनियों ने पैसा अपना लगा के एयरपोर्ट बनाया और 15 साल के लिए 20 साल के लिए ऑपरेट कर रही है। आप अपना हर चीज बना के आप उनके हैंडओवर कर रहे हैं 15 साल के लिए और 30 साल के लिए। आप हमें एक टारगेट दे दें जो आपने उनसे लेना है, हम आपको जितने साल के लिए वो आप उनको दे रहे हैं, हम आपको पूरा करके देते हैं पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी से। ये भाई मेरे भाई नुकसान में नहीं है, लेकिन सिर्फ हम इनकी जेबें नहीं बांध सकते। हम इनकी जो कमीशन है वो हम नहीं दे सकते। इनसे पूछें तो सही ना कि ट्रांसपेरेंसी का इन्होंने क्या किया, कोई इसमें कोई शफाफियत इन्होंने रखी है? जो ये भट्ट साहब, ये आप बिल्कुल आखिरी अब दिन रह गए हैं, 16-17 दिन रह गए आखिरी हुकूमत के। उन 16-17 दिनों में ये शोर इतनी तेजी से मचना शुरू हो गया, लगता है कि जाते जाते ये कर चुके हैं, लगता है ये कर चुके हैं, करना नहीं ये कर चुके हैं, लगता तो ऐसा ही है। सर दो ममालिक हैं जिनको इन्होंने देना है। आज भी आप मेरी ये बात नोट कर लें, कतर और UAE, इनको ये देंगे। ये सब किया जा रहा है कि हम ये करेंगे। अब ये मुझे बताएं कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंटरनेशनल टेंडर के लिए इनको 1 माह की मोहलत चाहिए। 1 माह का टेंडर इन्होंने देना अखबार में। आगे तो केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, उसकी ज्यूरिडिक्शन है कि वो एयरपोर्ट आउटसोर्स कर दे। इस मुल्क के इतने बड़े असासे के बारे में वो स्टेप ले सकती है? नहीं ले सकती। इन्होंने हर चीज डिसाइड की हुई है कि हमने क्या करना है, हमने ये एयरपोर्ट किसको देने हैं और उसके बदले में, अच्छा उसके बदले में इनसे पूछने के लिए इनको क्या मिल रहा है, कोई फिगर ये बता दें। सर आप हमें बताएं ना कि आप ये 5 अरब डॉलर आप उनसे ले रहे हैं 15 साल के लिए। भट्ट साहब एक आखिरी सवाल, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। अगर कोई शय मुनाफे में चल रही है, उस मुनाफे को 3 गुना करने के लिए कोई इकदाम हो, तो क्या उसे भी गलत तस्वुर किया जाएगा? सर इनसे ये कह दें कि जी ये आउटसोर्सिंग के बाद ये 150 अरब जो है ये 500 अरब पे चला जाएगा, ये 300 अरब पे चला जाएगा, हम खामोश हो जाते हैं।
इनको तो इस चीज का अभी तक इनकी वर्किंग इस चीज पर नहीं है कि ये 15 साल का हम देंगे तो हमें मिलेगा क्या। आप इनसे सिर्फ नेक्स्ट ईयर का डाटा पूछ लें कि आपकी आउटसोर्सिंग के बाद नेक्स्ट ईयर की आप एस्टिमेटेड इनकम आप हमें बता दें। 150 अरब से ऊपर जा रही है, ये कम आ रही है। इनके पास इस चीज का जवाब नहीं होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, हमारे इनके पास जवाब नहीं है। यानी आपने शफाफियत को मुमकिन बनाना है और आपके पास अगर कोई प्लान मौजूद है तो प्लान को पहले वज़ा किया जाए। सिर्फ ज़बानी दावों मुताबिक आप किसी चीज़ को आउटसोर्स नहीं कर सकते, और वो चीज़ जो पहले से मुनाफे में चल रही हो। बहुत शुक्रिया याज़ भट्ट साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और नज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।